हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपन पिछली क्लास के अंदर मक्का के बारे में, मेज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मक्का के आप बोटनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन प्लेस, क्रोमोसोम नंबर, देन उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, इसके साथ साथ उसके डिफरेंट टाइप के जो कॉर्न होती है, मक्का होती है, उसके प्रकार, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और मेज की हाइब्रिड डेवलप करने की टेक्निक के बारे में अभी तक अपन बात कर चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिमेनिंग पोर्शन की। नेक्स्ट वन आता है मेज के बारे में कि भाई मक्का के कल्टीवेशन के लिए सोइल जो है किस प्रकार की रिक्वायर्ड होती है। तो नॉर्मली सोइल की बात करते हैं तो कोई सी भी फसल हो, मैक्सिमम फसल के लिए जो है, मैक्सिमम क्रॉप्स के लिए दोमट मृदा, जिसे अपन अंग्रेजी में लोमी सोइल कहते हैं, सबसे बेस्ट मानी गई है। लोमी की विशेषता क्या होती है? जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों के गुण होते हैं, उसे अपन लोमी या दोमट सोइल कहते हैं, जो आपको बताना चाहिए। जिसका पीएच मान 6 से 7, मैक्सिमम क्रॉप को जो है 6 से 7 पीएच पर ही लेना चाहिए। देन जलवायु कैसी चाहिए मक्का के लिए? गर्म एवं आर्द्र जलवायु, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसको रिक्वायर्ड होता है। देन तापमान, टेम्परेचर की बात करें तो अंकुरन और टेसलिंग के लिए जो है, जर्मिनेशन एंड टेसलिंग के लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए 32। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है वह 32 डिग्री सेंटीग्रेड की पौधे की ग्रोथ के लिए, मक्का की ग्रोथ के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है? तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है इसकी नॉर्मल ग्रोथ और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, इसमें आगे बढ़ते हैं, किस्में कौन कौन सी है मक्का की? तो सबसे पहले आता है इसकी स्थानीय किस्में, लोकल किस्में, जो लोकली जानी जाती थी। वैसे बेसिकली देखा जाए तो मक्का जो है वह मेवाड़ रीजन के अंदर, मेवाड़ की एक मुख्य फसल के रूप में जानी जाती है। तो मेवाड़ के अंदर ये जानी जाती है। तो मेवाड़ के अंदर इसकी कौन कौन सी जो किस्में थी जो पहले बहुत ज्यादा प्रचलित थी? तो उसके अंदर एक नाम आता है मालन, देन उसके बाद आता है सती, उसके बाद आता है बासी, उसके बाद आता है नगरी। ये कुछ वेराइटियां जो है पहले स्थानीय लोग इनकी बुआई किया करते थे। तो ये जो किस्में हैं, जिसमें आपकी मालन आ गया, देन आपका सती आ गया, देन आपका बासी आ गया, देन आपका नगरी आ गया। इन वेराइटियों के अंदर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी मालन वैरायटी जो है मक्का की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थानीय वैरायटियों में गिनी जाती है, क्योंकि इसकी जो हाइट हुआ करती थी वह लगभग 10 से 12 फीट ऊंची इसकी हाइट हुआ करती थी। इसके साथ साथ यह कुंभलगढ़ क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण वैरायटी के रूप में जानी जाती है। तो यहां पे इस स्लाइड के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि मक्का की स्थानीय किस्मों के अंदर मालन जो है सबसे ज्यादा फेमस वैरायटी के रूप में जानी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसकी बात करते हैं संकर किस्मों की, हाइब्रिड वैरायटियों की बात करते हैं। तो इसमें आपको पता हो तो भारत के अंदर जो है, आपको ध्यान हो तो इंडिया के अंदर जो है 1961 के अंदर जो है, 1961 के अंदर जो है डबल क्रॉस टेक्निक अर्थात द्विसंकरण तकनीक के द्वारा 4 किस्में रिलीज की गई थी, 4 किस्में विकसित हुई थी, जिसमें सबसे पहली मानी जाती है गंगा 1, जो पहली संकर किस्म है। उसके बाद गंगा 101, डेक्कन और रणजीत, ये जो है आपकी हाइब्रिड किस्मों में आती है। और ये चारों ही आपको पता होना चाहिए, जो कई बार बता चुका हूं कि सबसे पहली 1961 में कौन कौन सी मक्का की वैरायटियां आई है। इसके अलावा मक्का की वैरायटियों में PEHM सीरीज का ध्यान रखना है, अर्थात पुरसा अर्ली हाइब्रिड मेज, जिसमें 1 भी है, 2 भी है, और भी बहुत सारी है। देन गंगा सफेद 2, जो डबल टॉप क्रॉस वैरायटी के रूप में जानी जाती है। तो ये हो गई मेज की हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में, संकर किस्मों के बारे में। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि मक्का की संकुल किस्में कौन कौन सी है, कंपोजिट वैरायटियां कौन कौन सी है। तो आपको पता हो तो इंडिया के अंदर जो है 1967 के अंदर, 1967 के अंदर जो है 3 कंपोजिट वैरायटियां निकाली गई थी मक्का की, जो आपको पता होना चाहिए, जिसमें नाम आता है विक्रम, विजय एवं
अंबर, ये 3 वेराइटियां 1961 के अंदर जो ये 4 हाइब्रिड वेराइटियां निकली थी और 1967 के अंदर 3 कंपोजिट वेराइटियां निकली थी। दैट इज द विक्रम विजय अंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन बात करें और कौन सी वेराइटियां हैं, तो जिसमें 2 वेराइटियों का काफी ज्यादा नाम आता है और बहुत ज्यादा फेमस है, जो कई बार एग्जामों के अंदर आती है, जो आपको पता होना चाहिए। दैट इज द माही कंचन एवं माही धवल। माही कंचन और माही धवल, कई बार सीधा सा क्वेश्चन आता है माही कंचन और माही धवल किसकी वेराइटियां है, तो ये मक्का की वेराइटियां है। ये किस प्रकार की वेराइटियां है, तो ये संकुल या कंपोजिट वेराइटियां है। अब ये कहां उगाई जाती है, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र अर्थात माही नदी वाले क्षेत्र में, माही रिवर वाले क्षेत्र के अंदर जो है ये मक्का उगाई जाती है। और आपको ध्यान हो तो बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है रबी मक्का के लिए राजस्थान में स्पेशली जाना जाता है, तो वहां की जो वेराइटियां है वह माही कंचन और माही धवल है, जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। इसके अलावा और कौन कौन सी कंपोजिट वेराइटियां हैं, जिसमें नवजोत है, किरण है, सूर्या है, जवार है, किसान है इत्यादि जो है और भी कंपोजिट वेराइटियां हैं। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, अधिक प्रोटीन वाली हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज की वैरायटियां कौन कौन सी, जो अपन ने पिछली क्लास के अंदर भी देखा, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, HQPM 1, HQPM 5 जो है इसकी HQPM की वैरायटियां है। देन ओपेक 2 की कंपोजिट वैरायटियां, ओपेक 2 संकुल वैरायटियां कौन सी है, तो 3 है। दैट इज दैट जो 1971 के अंदर निकली, दैट इज द प्रोटीना, शक्ति और रत्ना, जिसमें लाइसिन कंटेंट जो होता है, लाइसिन कंटेंट जो होता है वह बहुत ज्यादा होता है, लाइसिन जो अमीनो एसिड है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, पॉपकॉर्न की वेराइटियां कौन कौन सी है। मक्का की पॉपकॉर्न वाली वेराइटियों की बात करें तो इसमें नाम आता है अंबर का, देन जवाहर पॉपकॉर्न, देन जवाहर पॉपकॉर्न 11 एवं पर्ल पॉपकॉर्न का नाम जो है इसके अंदर आता है, पॉपकॉर्न की वैरायटियों के अंदर। देन द मिठी मक्का, काफी इंपॉर्टेंट, मादुरी, मादुरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी के रूप में जानी गई है, जो एक प्रकार की संकुल किस्म है। कैसी किस्म है, संकुल किस्म है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि भाई मिठी मक्का की स्वीट मेज की जो है, स्वीट कॉर्न की जो है सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है, तो वह मादुरी है, जिसके बारे में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो अन्य वैरायटी है जिसमें नाम आता है प्रिया का, शुगर 75 का, लेकिन आपको मादुरी के बारे में पता होना जरूरी है। देन नेक्स्ट वन आता है इसमें हरे चारे वाली किस्मों में, हरे चारे वालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन टॉल, जो हरे चारे के लिए उगाई जाती है। तो अफ्रीकन टोल का नाम जो है एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इसकी फोडर के लिए, ग्रीन फोडर के लिए जो इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो अफ्रीकन टोल है। इसके अलावा गंगा 5 भी आती है। देन द शीर्ष संकरण से विकसित टॉप क्रॉस से, दैट इज द गंगा 2 एंड हाई स्टार जो है टॉप क्रॉस से विकसित है। देन बेबी कॉर्न वैरायटी है जो सब्जियों के लिए, जो सब्जी बनाने के लिए काम में आती है, वेजिटेबल मेकिंग के लिए काम में आती है, उसकी वैरायटी दैट इज द प्रकाश, HM4, हिम 129 एंड VL42 जो है आपके बेबी कॉर्न की वैरायटियों के रूप में जानी जाती है। देन बुआई का समय, मक्का की बुआई कब की जाती है, तो बेसिकली अगर अपन खरीफ ऋतु की बात करें, वैसा अपन जानते हैं मोस्टली मेज जो है खरीफ के अंदर उगाई जाती है, तो खरीफ के अंदर इसकी बुआई का जो समय है वह आपका जून जुलाई है। लेकिन आपको पता हो तो अपने देश में कुछ स्थानों पर रबी के अंदर भी उगाते हैं। अगर भारत की अपन बात करें, इंडिया की अपन बात करें, तो इंडिया के अंदर रबी में जो है वह बिहार में उगाई जाती है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है बांसवाड़ा वाला जो एरिया है वहां पे रबी मेज अक्सर उगाई जाती है, ज्यादातर उगाई जाती है। तो रबी मक्का जो है उसकी बुआई का समय जो है नवंबर दिसंबर है, जो आपको पता होना चाहिए। मोस्टली जो है खरीफ के अंदर उगाते हैं। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन आता है बीज दर, सीड रेट का क्वेश्चन जो है मेज के अंदर, मक्का के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला आता है संकुल मक्का के केस में कंपोजिट मेज की सीड रेट कितनी होती है, तो 18 to 20, 80 से 20 किलोग्राम। देन संकर मक्का हाइब्रिड मेज 20 से 25 किलोग्राम। देन रबी मक्का, रबी मेज 35 किलोग्राम। देन मीठी मक्का स्वीट कॉर्न 6 किलोग्राम। देन पॉपकॉर्न दैट इज द 10 से 12 किलोग्राम। देन बेबी कॉर्न दैट इज द 25 किलोग्राम। देन चारे के लिए फॉडर पर्पस
35 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट ली जाती है। अब इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी एग्जाम के हिसाब से इसमें देखे जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है इसमें संकुल या कंपोजिट मेज, देन आता है आपका संकर मक्का। ये दो प्रकार की जो मेज है या दो प्रकार की जो ये सीड रेट है 18 से 20 और 20 से 25 अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और इसमें जो है लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की यहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपन बात करें कंपोजिट अर्थात यह सी से स्टार्ट हो रहा है, देन अपन बात करें हाइब्रिड यह एच से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे ध्यान रखना ए बी सी डी अगर अपन ऐसे बोलते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सी आता है और उसके बाद एच आता है, तो सी पहले आता है, तो इसलिए जो कम जो सीड रेट होगी वह सी की होगी अर्थात कंपोजिट की होगी। एच बाद में आता है इसलिए उसकी सीड रेट ज्यादा होगी 20 से 25। इसको इस प्रकार से याद रखें और ये दोनों ही सीड रेट जो है एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है ज्यामिति स्पेसिंग। स्पेसिंग का अर्थ आप जानते हो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। अगर किसी एग्रोनॉमी की क्रॉप के बारे में स्पेसिंग का क्वेश्चन अगर किसी क्रॉप से बनता है तो वह मक्का से ही बनता है, जो अक्सर एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर अपन खरीफ मेज की बात करें तो इसमें कतार से कतार की दूरी रो टू रो जो डिस्टेंस रखी जाती है वह 60 सेंटीमीटर रखते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन अगर अपन बात करें पौधे से पौधा की, प्लांट टू प्लांट की बात करें तो इसमें रखते हैं 25 सेंटीमीटर, जो भी आपको पता होना चाहिए। तो यानी कहने का अर्थ है खरीफ मक्का के अंदर जो है स्पेसिंग 60 इंटू 25 सेंटीमीटर रखी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन रबी मक्का की बात करें तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, कतार से कतार रो टू रो जो डिस्टेंस है इसके अंदर रो टू रो खरीफ वाली रखते हैं 60 सेंटीमीटर, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी जो होती है प्लांट टू प्लांट वाली जो डिस्टेंस है वह 18 सेंटीमीटर लेते हैं, अर्थात रबी मक्का में जो स्पेसिंग रखते हैं वह 60 इंटू 18 सेंटीमीटर रखते हैं। तो यहां पे आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि खरीफ के अंदर जो स्पेसिंग है वह आपकी 60 इंटू 25 सेंटीमीटर है, और जबकि रबी के अंदर 60 इंटू 18 सेंटीमीटर। ये दोनों ही है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि भाई खरीफ मक्का में 60 इंटू 25 सेंटीमीटर और रबी मक्का में 60 इंटू 18 सेंटीमीटर, अर्थात प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होती है रबी के अंदर जो है थोड़ी कम रखी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से प्लांट स्पेसिंग के आधार पर पौधों की संख्या निकालने का भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लांट पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर इजिकल टू एरिया अपॉन स्पेसिंग, अर्थात पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर बराबर क्षेत्रफल अपॉन ज्यामिति, यह आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें ध्यान दीजिए आप ध्यान से कि आपको पता है कि खरीफ मक्का की अगर अपन बात करें तो यहां पे जो आपकी स्पेसिंग है ज्यामिति जो है वह कितनी है। तो खरीफ के केस में आपकी जो ज्यामिति है वो है 60 इंटू 25 सेंटीमीटर। कितना है? 60 इंटू 25 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज अगर अपन रखते हैं तो क्षेत्रफल, अपन हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर का क्षेत्रफल जो होता है आपका 10,000 मीटर स्क्वायर, क्लियर, डिवाइडेड बाई ज्यामिति। ज्यामिति कितनी है? 60 इंटू 25। अब ये क्या है? 60 इंटू 25 सेंटीमीटर के अंदर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे आपका पॉइंट लग जाएगा, 0.60 और 0.25। तो यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 0.60 इंटू 0.25। इसको अगर आप सोल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 66,666, अर्थात 66,666 पौधे आएंगे। तो इट मींस कहने का अर्थ है कि खरीफ मक्का में प्रति हेक्टेयर पौधों की जो संख्या होगी वह 66,666 होगी, जो एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अपन बात करते हैं रबी मक्का की। तो रबी मक्का के केस में जो आपकी स्पेसिंग या ज्यामिति होती है वह 60 इंटू 18 सेंटीमीटर होती है, और इसको अगर अपन निकालते हैं तो फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं तो 10,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 18, ये सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.60 एंड 0.18। तो इनको अगर अपन सोल आउट करेंगे तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा वह आएगा 92,592,
यानी 92,592 जो पौधे हैं वह आपके रबी के अंदर प्रति हेक्टेयर आएंगे, जो भी आपको पता होना चाहिए। तो प्लांट पॉपुलेशन इस केस में एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि खरीफ के अंदर मक्का में कितने पौधे होते हैं प्रति हेक्टेयर, तो 66,666, और रबी के अंदर कितने होते हैं, तो 92,592 होते हैं। किस प्रकार से निकाला जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो स्पेसिंग भी आपको ध्यान होनी चाहिए, एज वेल एज प्लांट पॉपुलेशन भी आपको ध्यान होनी चाहिए, नहीं है तो आप निकाल लेना वहां पे। देन द नेक्स्ट वन इज द बीबीएफ। बीबीएफ क्या है, तो बीबीएफ की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड। वैसे बीबीएफ जो है बेसिकली जो है एक प्रकार से ड्रेनेज मेथड के रूप में भी इसे आप जान सकते हो, यानी कि जल निकास की एक प्रकार की विधि आप मान सकते हो, या एक प्रकार से क्रॉप सोइंग का जो एक प्रकार का आप इसमें मेथड मान सकते हो फसल की बुआई का। लेकिन ड्रेनेज या जल निकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे अपन जानते हैं बेसिकली जो आपकी मेज होती है वह आपके खरीफ में ज्यादा उगाई जाती है, तो वहां पे जो है ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या आ सकती है। तो जैसे आपका खेत है तो उस खेत के अंदर आप क्या करो, बेड तैयार करो, ब्रॉड बेड, चौड़ी जो है बेड बनाई जाएगी, उसके पास में फरो होगी, देन वापिस आपकी बेड होगी ब्रॉड, देन आपकी वापस फरो होगी, देन वापस आपकी बेड होगी। तो इस केस में यहां पे क्या हो रहा है कि आपकी जो बेड है, आपकी ब्रॉड जो बेड है, इस बेड के अंदर क्या आप क्या करोगे, मेज की आप लाइन सोइंग इस प्रकार से कर दोगे। क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि ये जो आपकी खरीफ की जो क्रॉप्स है इसमें अगर बारिश हुई तो यहां पे जो आपकी जो ये फरो है, ये वाली जो फरो है, ये आपकी बेड जो होगी थोड़ी राइज्ड होगी, ऊपर उठी हुई होगी, तो पानी जो होगा वह आपका फरो के अंदर आ जाएगा, और एक प्रकार से अपन कहें उस पानी को जो होगा आपका ड्रेन आसानी से हो पाएगा, उसका निकास आसानी से हो पाएगा। तो इसी को अपन ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड बीबीएफ के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आपको पूछ लिए कि बीबीएफ जो है कौन कौन सी क्रॉप के अंदर फॉलो किया जाता है या कौन सी क्रॉप के अंदर अपनाया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट वन इज द मक्का, नंबर सेकंड वन इज द मूंगफली, नंबर थर्ड वन इज द सोयाबीन। ये तीनों के तीनों फसलें जो खरीफ के अंदर लेते हैं इनके अंदर बीबीएफ को अपनाया जाता है। मेज, देन ग्राउंडनट, देन सोयाबीन। तो बेसिकली इसका जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, कौन सी क्रॉप के अंदर बीबीएफ टेक्निक को काम में लिया जाता है, तो वह लिया जाता है मेज आप ग्राउंडनट एंड सोयाबीन के अंदर। और इसका मेन पर्पस क्या है कि उसमें ड्रेनेज जो हो, जल निकास जो हो उचित तरीके से हो पाए, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इसमें ब्रॉड की बेड की जो चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, फरो 45 सेंटीमीटर, और राइज्ड बेड जो है 30 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई, ये क्राइटेरिया आपको ध्यान नहीं रहेगा तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट वन, इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से जो है मक्का की कौन कौन सी स्टेजेस हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो मेज की वाटर रिक्वायरमेंट जो है 500 से 800 mm मानी गई है, और इसकी क्रिटिकल स्टेज 2 है, नर माजर निकलते समय और मादा माजर निकलते समय, अर्थात टेसलिंग एंड सिल्किंग। वैसे बेसिकली आप जानते हो टेसलिंग अर्थात टेसल की फॉर्मेशन होना, सिल्किंग अर्थात सिल्क की फॉर्मेशन होना। टेसल एक प्रकार से अपन कहें तो मेल फ्लावर होता है, और सिल्क जो आपका फीमेल फ्लावर होता है। और बेसिकली टेसल जो होता है मेज में कितने दिनों पर आता है ये तो आपको ध्यान रखना ही है। बुआई के 45 से 50 दिन बाद जो होता है उसमें टेसल का फॉर्मेशन होता है, और उस टेसलिंग के 7 से 10 दिन बाद जो होता है उसमें सिल्क का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो ये दोनों ही जो स्टेज है मक्का में इरिगेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा क्रिटिकल मानी गई है, क्रांतिक मानी गई है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, उर्वरक की बात करते हैं, फर्टिलाइजर की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होती है, और जिंक की रिक्वायरमेंट इस क्रॉप की कितनी है। तो सिंचित के केस में नाइट्रोजन जो है 90 से 120, फास्फोरस 40 और पोटास 30 किलोग्राम, जबकि जिंक जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बारानी के केस में 60 से 90 नाइट्रोजन, 30 फास्फोरस, 20 पोटास और 20 जिंक। शंकर के केस में 120 नाइट्रोजन, 60
फॉस्फोरस और 40 पोटास आपको काम में लेना है। संकुल के केस में 80, 30 और 20 काम में लेना है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि संकर मक्का के लिए, हाइब्रिड मेज के लिए एनपीके कितना काम में लेंगे, दैट इज 120, 60 और 40। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दैट इज द 120, 60, 40, 120, 60 और 40। 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास जो है कहां कहां अपन काम में ले सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपके हाइब्रिड मेज के लिए, संकर मक्का के लिए, देन आपका इरिगेटेड वीट के लिए, सिंचित गेहूं के लिए, देन आपका राइस के लिए, देन आपका शुगर केन के लिए। इन चारों ही केसेस में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा 120, 60 और 40 ही आपको याद रखनी है, जो मैं आपको गेहूं के केस में भी बता चुका हूं। ये केस आपको पता होना चाहिए। जो संकर मक्का, सिंचित गेहूं, चावल और गन्ना में काम में लिया जाता है 120, 60, 40। देन नेक्स्ट वन आता है उर्वरक देने का तरीका, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का मेथड। तो ये आपका वही है जो अपन दूसरी क्रॉप में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन को जो है अपन अलग अलग डोजेस में देंगे, फास्फोरस और पोटास जो है बुआई के समय ही देते हैं। तो यानी 1/3 नाइट्रोजन एंड फुल फास्फोरस एंड पोटास एट द टाइम ऑफ सोइंग, दैट इज नोन एज द बेसल डोज। बुआई के समय दी जाने वाली डोज बेसल डोज कहलाती है। इसके बाद शेष बचा नाइट्रोजन जो होता है, अर्थात 1/3 नाइट्रोजन एट द नी हाइट स्टेज। ये आपको ध्यान रखना है कि पौधे की जो घुटने तक की जो अवस्था है, यानी पहला जो फसल के अंकुरण के बाद जो नाइट्रोजन मक्का में दिया जाता है, पौधा जब घुटने तक आ जाए तो वो उस अवस्था पे नाइट्रोजन देने का काम किया जाता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मक्का के केस में काफी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर किसान लोग देते हैं। देन रिमेनिंग जो नाइट्रोजन बचता है उसको टेसलिंग अवस्था पर दे, या टेसलिंग से पहले जो है आपको दे देना चाहिए। और बेसिकली मक्का के अंदर टेसलिंग के बाद कभी भी नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर नाइट्रोजन का प्रयोग करते हो आप, तो नाइट्रोजन के प्रयोग से मक्का की वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक वृद्धि बढ़ेगी और उसका प्रोडक्शन जो होगा वह आपका रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बेसिकली जो है नी हाइट स्टेज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर द सोइंग ऑफ द क्रॉप के हिसाब से। देन नेक्स्ट वन, खरपतवार प्रबंधन, वीड मैनेजमेंट जो है मक्का में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले ब्रॉड लीफ वीड्स के लिए मक्का में एट्राजीन 0.5 kg पर हेक्टेयर काम में ले सकते हैं। एंड सक्रिय पत्ती के लिए, नेरो लीफ के लिए एलाक्लोर जो मार्केट में लासों के नाम से मिलता है, जिसकी 2 किलोग्राम मात्रा। अगर कहने का अर्थ है अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है तो उसके लिए इट्राजिन को प्रयोग में लेंगे, और सक्रिय पत्ती के लिए जो है एलाक्लोर या लासो को काम में लिया जाता है। लेकिन जब दोनों ही प्रकार की प्रजातियां जो है नेरो लीफ एंड ब्रॉड लीफ दोनों ही प्रकार के वीड हैं, तब एट्राजिन और एलाक्लोर का मिश्रण जो है काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा और कौन सा है, तो दैट इज द सीमाजिन जो 0.5 kg, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सीमाजिन का यूज जो है एक तो मेज के अंदर करते हैं, और दूसरा इसका प्रयोग जो होता है सीमाजिन का प्रयोग वह सुगरकेन के अंदर, गन्ने के अंदर भी किया जाता है। तो सीमाजिन का प्रयोग मेज के अंदर और सुगरकेन दोनों के अंदर किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ वर्तमान में कौन सा ऐसा शाकनाशी है जो ब्रॉड एंड नैरो लीफ दोनों के लिए मक्का में ज्यादातर काम में लिया जा रहा है, तो दैट इज द टेम्बोट्राइन जो मार्केट में लोंडिस के नाम से मिलता है। तो इस टेम्बोट्राइन का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो मेज के केस में जो अगर वीड की प्रॉब्लम हो, तो अगर नेरो लीफ वीड है उस केस में अपन एलाक्लोर या लासो लेंगे, ब्रॉड लीफ के लिए एट्राजिन लेंगे। लेकिन दोनों प्रकार के वीड से तो आपका एलाक्लोर और एट्राजिन का मिश्रण या सीमाजिन का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। देन अभी प्रेजेंट वर्तमान के अंदर कौन सा जो है हर्बिसाइड इसमें काम में ले रहे हैं मैक्सिमम, तो दैट इज द टेम्बोट्राइन जो लोंडिस के नाम से मिलता है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन, यह हो गया आपका पूरा मेज के बारे में कि भाई मेज जो है, मेज का कल्टीवेशन अपन किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी इसकी वेराइटियाज है, कौन कौन सी इसकी टेक्निक्स है, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो एग्जाम में इसके बारे में आपसे पूछे जाते हैं, वो सारा अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब मेज के जो इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज बची है, वो आपको इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज जो है आप एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी वाले सेक्शन के अंदर आप पढ़ोगे। थैंक यू वेरी मच।